जैसे इसके पहले हमने थर्मो, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, ये सारे चैप्टर्स देख लिए। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करो तो आपके एमएसटी सीईटी लेवल पे ये बचता है केमिकल काइनेटिक्स और आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दो ही है जिसमें न्यूमेरिकल बचे, और मेजरली केमिकल काइनेटिक्स, ये जो अभी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इसमें से आपके काफी सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान से अपन देख लेते हैं क्या क्या इसके फंडे हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए। अगेन फॉर्मेट अपना सेम है तो उसमें कोई मैं ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फॉर्मेट क्या है बताइए आपको, ठीक है ना। आई जस्ट इंट्रोड्यूस ऑल द फॉर्मूले एंड द कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्चुअल थिंग्स वी विल लर्न एज वी गो अलोंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप क्लियर है स्क्रीन सबको। चलो एक एक बात ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि आप केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हो, ये ध्यान में रख लेना। क्या पढ़ने वाले हो आप सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करोगे। किसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे आप? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, मीडियम स्पीड से हो रहा है, किस स्पीड से, किस तेजी से हो रहा है, उसकी आप बात करने वाले हो। जैसे थर्मोडायनामिक्स में हमने देखा कि भाई रिएक्शन की एनर्जी का चेंज क्या है, उसकी हम बात करते हैं, एंथैल्पी मेनली। यहाँ पर हम लोग रेट की बात करें, ठीक है। अब रेट के अलग अलग टाइप्स हैं। रेट के आपको 4 वैरायटी याद कर लेनी है। ये चैप्टर है अगेन, अगर आप इसको ऑन द होल देखो, इसकी थियोरी को अगर आप जाके देखोगे, ठीक है, थियोरी के लेक्चर का भी मैं वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा, एक बार देख लेना जाके। मैंने थियोरी आई थिंक कुछ 9 या 10 लेक्चर का पूरा एक बहुत ही डिटेल में पूरा ये बनाया हुआ है, बट उतना टाइम वेस्ट मत करना उसके पीछे। थियोरी को अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल गया हुआ है, किया हुआ है। बट अगर मैं आपको एक नटशेल में एकदम सिनॉप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मिनट में समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, देखो। आपका फंडा ये है कि आपको रेट जानना है, बरोबर है। आपको क्या जानना है? रेट, यानी कि स्पीड, ठीक है। तो ये रेट जो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू में, अगर आपको दिख रहा है आपको, तो ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग क्या, अगर आप समझ गए और उसकी टाइप्स क्या है वो समझ गए तो चैप्टर इजी है। तो रेट का मीनिंग समझते हैं। रेट का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन जो आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें क्या है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स के और कुछ नंबर ऑफ मोल्स बनने प्रोडक्ट्स के, बराबर ना। रिएक्टेंट्स के कुछ नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली थे, वो कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स के मोल बनते जाएंगे। क्या ये बात से आप सहमत हो? यस और नो? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, बरोबर। ये कम हो रहा है जो कॉन्सेंट्रेशन, जो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं ना, वो पर मिनट या पर सेकंड कितने कम हो रहे हैं, और प्रोडक्ट पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर कितने बन रहे हैं, बस इसी को रेट बोलते हैं, समझे। यानी कि रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स कितनी तेजी से बन रहे हैं, ये आप स्टडी करोगे केमिकल काइनेटिक्स में। सीधी सिंपल भाषा में समझ में आया क्या सबको? बोलो हाँ या ना। क्या बोला मैंने, है ना। और काफी आसान है समझना कि मतलब हम लोग टेक्निकली रेट की बात करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं, वी आर सेइंग नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं रेट। अब उस रेट को स्टडी करने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं, और उन तरीकों की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि एवरेज रेट, पहला क्या है? एवरेज रेट। अब आपका केमिकल रिएक्शन मैंने रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, स्मॉल a प्लस b गिव्स c प्लस dd। आप इसको समझिए, आपको आंसर जो मतलब कि कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ये स्मॉल a b c d क्या है बताओ? स्मॉल a b c d क्या है बच्चों? ये है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या है स्मॉल a b c d? सब बच्चे रिपीट करेंगे। स्मॉल a b c d क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब क्या कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर लिखे जाते हैं ये वो है, करेक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर लिखे जाते हैं वो ये है, ठीक है। ये जो ब्लू में कैपिटल लिखे हुए हैं, जो मैं इसको मार्क कर रहा हूं अभी, कैपिटल A B C D, ये क्या है? A और B रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C और D प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन दिया है जो कंप्लीटली बैलेंस्ड है, जहां पर रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और सबके अपने अपने कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्लियर हुआ? और आप नोटिस करेंगे कि ये वाला रिएक्शन मैं हर जगह यूज करने वाला हूं, यहां भी हर जगह मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके लिए अगर मैं एवरेज रेट निकालूं, क्या निकालना है मेरे को? बोलो फिर से, क्या निकालना है? पहला, अगर तो आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि रिवर्सिबल आए तो डब्ल्यू मैक्स लिखना, सीरीज आए तो फैराडे सेकंड लॉ लगाना, ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताते जाता हूं ना। ठीक उसी तरह इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि वो एवरेज रेट पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है या डिफरेंशियल रेट लॉ पूछ रहा है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये 4 टर्म से अपने आप को फेमिलियराइज करो, चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? पहला मैं क्या बोल रहा हूं सुनो फिर से। एवरेज रेट क्या होता है?
माइनस 1/a डेल्टा a बाय डेल्टा t। अच्छा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट? डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज। बोलो हाँ या ना? डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज और स्मॉल d ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चेंज। नोटिस करिए बच्चों, डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, स्मॉल d ऑल्सो रिप्रेजेंट्स चेंज। क्या ये दोनों इक्वेशन आप बोलोगे सर सेम ही तो है, दोनों में चेंज तो है? बरोबर। डेल्टा रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट यानी लार्ज चेंज। क्या? डेल्टा रिप्रेजेंट्स क्या? लार्ज चेंज। और स्मॉल d रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज। समझा कि नहीं समझा? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मतलब तुम डेल्टा वाला फॉर्मूला कहां यूज करोगे? जहां पे सिग्निफिकेंट चेंज है। क्या है बच्चों? लार्ज यानी कि सिग्निफिकेंट चेंज। और डी वाला फॉर्मूला यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट वाला कहां यूज करोगे बताओ? जहां पर वेरी स्मॉल यानी टाइनी अमाउंट ऑफ चेंज है। बात समझ में आ रही है? क्या घुस रही है दिमाग में? डेल्टा और डी में फर्क पता चला? डिफरेंशिएशन तो तुम लोग को मालूम ही है, मैथ्स में पढ़ते हो। स्मॉल, वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल चेंज इज कॉल्ड स्मॉल डी। अच्छा, अब अगला फंडा समझो। तो एवरेज रेट में ये हो गया -1/a, ये रहा -1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। क्या मतलब? कि प्रोडक्ट्स की साइड पे पॉजिटिव करना है, प्रोडक्ट्स की साइड पे पॉजिटिव और रिएक्टेंट्स की साइड पे नेगेटिव। बोलो आया ना? क्यों है ऐसा, कोई बता सकता है? रिएक्टेंट्स नेगेटिव क्यों और प्रोडक्ट्स पॉजिटिव क्यों बच्चों? क्योंकि रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट्स पॉजिटिव, रिएक्टेंट्स नेगेटिव। बरोबर। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअल रेट को सिग्निफाई कर रहा है कि सिर्फ इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि कौन कौन कम हो रहा है, कौन ज्यादा हो रहा है? ये सिर्फ इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई बाउंसर तो नहीं जा रहा? ठीक है, तो एवरेज रेट पता चल गया, नेगेटिव पॉजिटिव कहां लिखना है वो पता चल गया। एवरेज में डेल्टा लिखा, वही सेम टू सेम चीज फॉर द सेम इक्वेशन आई वांट टू राइट इंस्टेंटेनियस नाउ। व्हाट विल आई चेंज? आई विल जस्ट चेंज डेल्टा विद स्मॉल डी, बाकी सब कुछ सेम है। बोलो हाँ या ना? देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/c 1/d सब कुछ सेम, ठीक है। और यहां पर डी, डेल्टा की जगह पे क्या लिख दिया है? देखो डी लिख दिया है। समझ गए क्या? यस और नो? क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ऑनेस्टली स्पीकिंग एवरेज आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता, मेनली इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये भी क्यूरियोसिटी है कि भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस को एक्चुअली मतलब हम फर्क कैसे करेंगे, तो वो भी बता देता हूं। दिस इज फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, एवरेज इज फॉर गिवन टाइम इंटरवल। यस, कि मतलब 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में कितना हुआ। और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ गिवन टाइम। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस मींस एट अ गिवन टाइम, मतलब 10वें सेकंड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन थी बताओ, 50वें सेकंड पे, 50th सेकंड पे क्या थी, 99th सेकंड पे क्या थी, ये पूछ रहा है वो, एट अ गिवन टाइम। फर्क समझ में आया क्या? जैसे मैं तुमको पूछूं कि तुम अभी फिलहाल कहां हो, तो अगर तुम घर पे बैठे हो तो तुम बोलते अच्छा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एट होम, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन लेट्स से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, फ्रॉम योर हाउस टू अ मूवी थिएटर लेट्स से, तो यू कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन। तो वो इंटरवल के बीच में हुए तुम, दो जगह के बीच में, वैसा फर्क है। समझ में आ रहा है? ओके। अब आता है डिफरेंशियल, तीसरा आता है डिफरेंशियल रेट लॉ। नाम से ही पता चल रहा है, एक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे बनाया गया और एक इंटीग्रेशन के बेसिस पे बनाया गया। नाम से क्या पता चल रहा है? देखो, डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड। समझ में आ रहा है क्या? इजी लग रहा है ना? एक किसके बेसिस पे बनाया गया बच्चों? डिफरेंशिएशन के। और एक किसके बेसिस पे बनाया गया? इंटीग्रेशन के। फर्क क्या है जरा समझते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ बोलता है कि रेट इज इक्वल टू के। व्हाट इज के? व्हाट इज के? के इज रेट कांस्टेंट। ऑफ कोर्स क्या है ये? ऑफ कोर्स रेट कांस्टेंट इनटू ये स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई। अच्छा मुझे बताओ, ए और बी तुम्हारे रिएक्टेंट्स थे कि प्रोडक्ट्स थे बच्चों? ए और बी आपके रिएक्टेंट्स थे? रिएक्टेंट्स थे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता रेट को। समझ में आया? डिफरेंशियल रेट लॉ प्रोडक्ट को मानता है क्या? नहीं, वो किसको मानता है? रिएक्टेंट को मानता है। वो बोलता है रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की क्वांटिटी है, वो डिसाइड करेगा कि कितनी तेजी से रिएक्शन होने वाला है। बोलो हाँ या ना? और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है क्या? एक्स प्लस वाई, जो रेट लॉ में, डिफरेंशियल रेट लॉ में जो इंडाइसिस, इंडेक्स है ना, एक्स और वाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनता है?
ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बनता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में बहुत सवाल आते हैं, आपको भी मालूम है। अब ऑर्डर बहुत सारे वैरायटी के हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ऐसे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या जानना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हर ऑर्डर के लिए डिफरेंट होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ नेक्स्ट वाला क्या है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। एक एक पॉइंट, एक एक चीज पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग अलग है, समझा। तो आपको क्वेश्चन में ऑर्डर दिया रहेगा क्या, आंसर इज यस। क्या आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ऑर्डर निकालो या ढूंढो? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में ऑर्डर देगा और फिर ही आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ अप्लाई करने को आएगा। बुद्धि में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन में दिया रहेगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये दिया रहेगा। अच्छा, बाय द वे, सीईटी लेवल पे सेकंड ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ जो स्क्रीन पे दिख रहा है जीरो और फर्स्ट, ये दो ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ऑर्डर की एक और खासियत बताना। ऑर्डर की एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, है ना। ऑर्डर इज कैसा, बोलो बच्चों? ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप थियोरेटिकली यानी कि देखकर नहीं बोल सकते हो, देखकर नहीं बोल सकते। आपको इसको कैसे निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस, okay. Now for first order reaction and for zero order reaction, the integrated rate law is different. Now this is the most important equation of this chapter. 99% of the numericals that you will find in your actual exam, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आया तो 99% चांसेस है कि वो इसी इक्वेशन के बेसिस पे आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस चैप्टर का। क्या बोलता है ये इक्वेशन, जरा समझते हैं बच्चों। वो बोलता है K is equal to 2.303 by T log to the base 10 of A naught by AT, log to the base 10 of A naught by AT। इक्वेशन रट्टा मारना आसान है, गड़बड़ कहाँ होती है आप लोगों को टर्म्स। मैं बार बार ये कहता हूं ना, फॉर्मूला तो सबको आता है, फॉर्मूला सब रट लेते हैं, टर्म्स नहीं समझ में आते। तो टर्म्स को समझिए। के बताइए क्या है बच्चों, के है रेट कांस्टेंट। एक भी टर्म आपका मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं समझे तो पूछो, ठीक है। आपको परफेक्ट करना है, एकदम परफेक्ट करना है, ठीक है। टी क्या है बताओ, टाइम, ठीक है। ए नॉट क्या है, ए नॉट वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या है, ए टी, ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ए नॉट और ए टी को जज करते वक्त ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वो आपको किस भाषा में बोल रहा है। फ्रॉम बोल रहा है तो इनिशियल, टू बोल रहा है तो फाइनल, डिफरेंस बाय बोल रहा है तो दोनों के बीच में का डिफरेंस। यस, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर? अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फिर से सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे फॉर्मूला को। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ A नॉट बाई AT। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log ऑफ A नॉट बाई AT। क्लियर? ओके। यही अगर टी हाफ की बात करूं, किसकी बात करूं, टी हाफ। टी हाफ का मतलब बताइए, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ। इसके ऊपर आप लोग फिजिक्स में भी क्वेश्चंस करते हो, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन फिजिक्स में करते हो आप, हाफ लाइफ के ऊपर, याद होगा, है ना। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिया नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें करते हो। उसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है। तो टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है बच्चों, 0.693 बाय के। क्या होती है, 0.693 बाय के। अगर आप सोचोगे तो वो 0.693 कहां से आया, बहुत आसान है। हाफ लाइफ मतलब कि ओरिजिनल ए नॉट था और लास्ट वाला जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो हाफ हो चुका है, तो ये कैंसिल हुआ। लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 होता है 0.3010। 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर में तो आंसर ये आ जाएगा। समझ गए क्या, 0.693। आप चाहिए तो करके भी देख सकते हो, बट ये डेरिवेशन रेलेवेंट नहीं है फिलहाल, आपको फॉर्मूला रेलेवेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को, यस और नो। किसी को कोई सवाल, कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत बढ़िया। अब यही सेम चीज अगर आप आपके
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करते हो। किसके लिए चेक कर रहे हो? जीरो ऑर्डर। तो K की वैल्यू हो जाती है A0 माइनस AT बाई टी। क्या हो जाता है? A0 माइनस AT बाई टी। अच्छा, A0 माइनस AT मतलब मैं बोलूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल A0 था, फाइनल वाला AT है, तो बेसिकली चेंज है ना, हाँ कि ना? बात ही खत्म, सिंपल हो गया, है ना? अगेन यहाँ पर A0 क्या है? इनिशियल, AT क्या है? फाइनल, K क्या है? रेट कांस्टेंट, T क्या है? टाइम। और वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर T हाफ की बात करें तो हो जाता है A0 बाई 2K। क्या हो जाता है? A0 बाई 2K। ये चार फॉर्मूले याद कर लेने जो मैंने अभी बॉक्स में लिखे हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ये मतलब बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते तो आपका ये चैप्टर पढ़ना बेकार है, आपको किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आपको ये गिनती के ये चार फॉर्मूले भी आते हैं, बाकी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल झक भी मारी है, तो भी आपका ये क्वेश्चन, इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, और अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो चिंता नहीं करनी, अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं। अभी ध्यान से मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दे दो, आपके मार्क्स पक्के हैं, टेंशन नहीं लेना। आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ जेई वाले बच्चे इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आर्हेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन सीईटी लेवल पे नहीं आने वाले, फिर भी मैंने लिख के रखे हैं, आपको पता है मैं हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको बता देता हूँ, जेई मेंस लेवल तक का भी आपको आ जाना चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन और ये जो एफ है यहाँ पे, यानी कि जो फैक्टर है आपका आर्हेनियस इक्वेशन में ही यूज होने वाला फैक्टर, ये दोनों आप एक्स्ट्रा लिख के रख सकते हो, आपकी चॉइस है, बट ये स्टेट सिलेबस में से डिलीटेड है, इसके ऊपर सवाल एमएचटी सीईटी में तो नहीं आने वाले। हमारे सॉल्विंग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा। समझ में आ रही क्या बात? यस। बस ये एक पेज में मैंने सारे फॉर्मूले इसके इंक्लूड कर दिए। आप इज्जत से अगर पहले चार फॉर्मूले भी लिख लो, 4 सेट, तो आपके 90% क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चलो बताओ क्या बोलता है पहला वाला सवाल। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिएक्शन रेट्स एंड देयर रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोर्स इज, पहले इंट्रोड्यूस किया यार, केमिकल, करेक्ट, चैप्टर का नाम है, इसमें तो गलत नहीं जा सकते। हाँ, ये ऐसा लगता है कि अरे सर ये तो इस चैप्टर में पहला है इसलिए, और इस चैप्टर का नाम है तो पता ही होगा, बट ये एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे क्या प्रॉपरली, ये सवाल है, ठीक है ना? तो दैट इज डेफिनेशन। रेट वर्ड से पता चल गया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या बोलता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हाट हैपेंस टू इट। क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस वक्त उसके रेट को आप जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। पहली बात तो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, ऑफ कोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, घास छीलने के लिए? प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, ये तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि हमको पता करना है कि रेट क्या है, कब कम होगा कब ज्यादा होगा। तो आंसर ए तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वैसे वैसे रेट जो है वो कम होता है कि बढ़ता है, बताओ। तो ये ऐसा लगता है कि बड़ा फालतू सा क्वेश्चन है, ये लबड़ झबड़ सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना इसको, क्योंकि यहीं पे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेसिक बिल्ड होता है। यस, तो रेट जो है, रेट डिपेंड्स ऑन क्या, रेट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना? डिफरेंशियल रेट लॉ में देखा ना हमने। सो एज रिएक्शन प्रोसीड्स, मैं लिख रहा हूं इतना डिटेल में आपके लिए, ठीक है? एज रिएक्शन प्रोसीड, ये अच्छा, ये मैं डिटेल में सॉल्यूशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब तुम्हारी एग्जाम आ जाए ना सीईटी की, तब तुम ये जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है इनको या तुम देख, बस ऐसा सिर्फ गो थ्रू भी कर लो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाए, ठीक है? पॉइंट वाइज ऐसे। तो एज रिएक्शन प्रोसीड्स concentration of reactant decreases, therefore rate also decreases। समझ गए क्या? इसको समझाने के लिए मैंने थियरी, जिन लोगों ने थियरी का लेक्चर अटेंड किया इस चैप्टर का, जिनको मैंने पढ़ाया है उनको पता ही होगा, मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था पैसे का। तुमको पहले दिन पॉकेट मनी मिली, महीने के पहले दिन तुमको सैलरी मिली, पॉकेट मनी मिली, क्या जाते हो, क्या करते हो, जाते हो खर्च कर देते हो, मेजॉरिटी बड़ा बल्क में खर्च करते हो। धीरे धीरे जैसे तुम्हारा पैसा कम होता है तो तुम सोच सोच के खर्च करते हो ना, धीरे धीरे रेट ऑफ स्पेंडिंग कम करते हो। यस, पहले दिन पिज्जा खा रहे थे लेकिन लास्ट के 10 दिन में वड़ा पाव खाते हो कि नहीं?
तो बस यही बात है यहाँ पर भी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में पैसे जैसा ही सोचने का, ठीक है ना। रिएक्टेंट तुम्हारा सैलरी है समझ लो, रिएक्टेंट की जितनी क्वांटिटी उतना तेजी से वो बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट खर्च हो रहा है रिएक्शन स्लो हो रहा है। यानी कि आंसर क्या है फिफ्थ का, बोलो जल्दी, आंसर होएगा बॉम्बे, यानी कि डिक्रीजेस। समझ में आ गया क्या? अगला सवाल 10th वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए बच्चों। आई होप क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है प्रॉपर्ली, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, हाफ ऑफ द कंजम्पशन, ओके, रिएक्शन दिया है आपको 2A + B गिव्स A to B। क्या दिया है क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका बैलेंस्ड फॉर्म क्या दिया है बच्चों, 2A + B गिव्स A to B, बरोबर, A to B। अब वो बोल रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट A इज, नाउ व्हेन यू से कंजम्पशन विद नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, ये बताइए कंज्यूम मतलब कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है, कंज्यूम मतलब कम हो रहा है, तो बोल रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज, और उसको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो B के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? B के रिस्पेक्ट में। तो A और B दोनों कम हो रहे हैं, A भी कंज्यूम हो रहा है, B भी कंज्यूम हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है ना। अभी इसमें बताओ रेट क्या है, बोलो, इज -1/2 dA/dt, सही बोल रहा हूं? अगर मैं इस पे इंस्टेंटेनियस रेट लॉ लगाऊं तो, और -1 × dB/dt, समझ गए क्या? इक्वल टू +1 × d ऑफ A to B/dt, है ना। तो वो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज व्हाट, dA/dt, दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, इज इक्वल टू, ये 2 यहां जाएगा, देखो जरा ध्यान से। अगर मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A बताना है, आपको ध्यान से सुनो बच्चों, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A बताना है, यानी dA/dt की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगा, ये 2 यहां जाएगा, समझ गए क्या? तो कैन आई से आंसर विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ dB/dt, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कोई भी ये रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आए तो यहां पर इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज रेट का इक्वेशन लगाना और सिर्फ कोई भी दो वैल्यूज को इक्वेट करके देखना। जैसे यहां पर मैंने ये दो वैल्यूज को इक्वेट किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 यहां चला गया, बस ये फंडा था, इजी हो गया, आई होप सो। ठीक है, अगला सवाल 15th क्या बोलते हैं, ये तो इजी है, कम ऑन, ये तो बचपन में पढ़ा था आपने स्कूल में यार। 15th वाले का डेफिनेशन बता दो, इजी है पर इंपॉर्टेंट है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। एक सब्सटेंस जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? यस, कैटलिस्ट। क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन खुद पार्ट लेता है क्या? ये इंक्रीजेस रेट बट इटसेल्फ डज नॉट पार्टिसिपेट, है ना, एकदम राइमिंग हो गया ना, इंक्रीजिंग रेट डज नॉट पार्टिसिपेट, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है ना। तो जो खुद हिस्सा ना ले फिर भी रेट को इंक्रीज कर दे उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। इन मेनी रिएक्शंस द रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ओवर सो दैट द ओवरऑल रेट इज डिटरमाइंड बाय। जब भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होगा, 5 स्टार क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को मैं 5 स्टार करता हूं गधो, जाके उसको बुक खोल के वापस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि छोड़ देते हो कि सर ने बोला हाँ बस ठीक है सर तो पागल है बोलते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों 5 स्टार कर रहा हूं? ताकि तुम रिवीजन के वक्त उसके ऊपर एक नजर मारो, है कि नहीं। क्या होता है व्हेन रिएक्शन हैपेंस इन मल्टीपल, अच्छा जो सिंगल स्टेप में होता है उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और जो मल्टीपल स्टेप्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन के हिसाब से सीखते जाओ, ठीक है। तो व्हेन मल्टीपल स्टेप्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन, कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग होता है? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है,
इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. व्हाट इज RDS? रेट. मेरे एक स्टूडेंट को मैंने एक बार पूछा था RDS, तो बोलता है रॉबर्ट डाउनी सीनियर. बताओ मतलब क्या पगलेट. क्या है RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन बॉम्बे. सो ओवरऑल रेट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप. इसका एक एग्जांपल भी दिया था. इमेजिन करो आप एक मैराथन दौड़ रहे हो और आपकी पूरी टीम 5 मिनट में पहुंच गई, लेकिन एक बंदा सुस्त सा ऐसे लबड़ते दबड़ते 15 मिनट बाद आया. तो पूरी टीम का काउंट कब होगा? टाइम. जब लास्ट मेंबर आ जाएगा तभी काउंट होगा. मतलब तुम्हारे टीम का स्लोएस्ट मेंबर तुम्हारा टाइम डिसाइड कर रहा है. सही बोल रहा हूं? ठीक उसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका स्लोएस्ट स्टेप ही उसका टाइम डिसाइड करेगा. क्या ये बात क्लियर हुई? भेजे में गई? बोलो यस और नो. बढ़िया. अगला सवाल 25 क्या बोलता है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है, अब ये एक एक्चुअली डायरेक्ट मालूम होना चाहिए आपको ये स्टेटमेंट. इसको आप नोट करके रखेंगे बच्चों. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या बोलते हैं? कहां से डिराइव किया गया ये? शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा ये. क्या बोलते हैं इसको? बोलो. लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं ये वैसे तो. लॉ ऑफ मास एक्शन होता है बेसिकली. क्या वो बोलता है ये? कि आपका रिएक्टेंट का जितना मास है, आपका रिएक्टेंट का जितना मास बचा हुआ है. देखो मैंने क्या बोला आपको कि भाई जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वही डिसाइड कर रहा है आपका रेट. सही है कि नहीं? तो रिएक्टेंट का कितना पार्ट जो है जो एक्टिव है, बात समझ रहे हो आप? रिएक्टेंट का कितना पार्ट जो है वो एक्टिव है वो डिसाइड कर रहा है रेट. तो अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ो 25 की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो क्या बोलता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. और किस पे डिपेंड करता है? मैंने बोला बच्चों रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे. और इसीलिए इसको क्या बोला हमने? नाम क्या बोला इसका? लॉ ऑफ मास एक्शन. समझ में आया क्या सबको? बोलो हाँ या ना. तो ये नाम याद रख लेना बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं लिखा होगा आपको आपके बुक में. शायद स्टेट टेक्स्ट बुक में एक लाइन में कहीं वो लोग ने मेंशन किया है, बट ये खास करके 11th के बेसिक्स में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स में आता है. आपके स्टेट बुक में तो बहुत सारा कुछ उड़ा ही दिया गया था, बट फिर भी मालूम होना चाहिए. ओके, सो दैट वाज नंबर 25. क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, 28th का आंसर बताइए. 28th बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है. अगेन मोर लाइक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चन. बताओ 28th का क्वेश्चन का आंसर बताओ. 28th का क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो वो तो इस चैप्टर का होना ही नहीं चाहिए. वो तो बेसिक है, आपको पता है, बताया हुआ मैंने सोल्यूशन क्वालिटेटिव में भी, मोल कॉन्सेप्ट में भी. व्हाट इज इट? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. यस और नो? एंड व्हाट इज N by V? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? बोलो. N by V इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? इट इज मोलैरिटी और मोलालिटी. Of course, it is molarity, which means A, B, C, D. Which is the answer? Molar concentration. सही बोल रहा हूं? तो आंसर बॉम्बे है ना. बहुत बेसिक है, बट आप मोलारिटी टर्म अगर ढूंढने बैठे तो कंफ्यूज मत हो जाना. मोलार कॉन्सेंट्रेशन बोल देना. समझ गए क्या? पक्की बात. बहुत बढ़िया. ओके, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. 30 बताइए. For the chemical equation 2x plus y gives z, the expression of equilibrium. अभी equilibrium constant, अभी आप बोलोगे सर हम तो रेट पढ़ रहे हैं, equilibrium constant कहाँ से आ गया? तो भैया रेट को पढ़ने के लिए equilibrium की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना. बेसिक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए. मुझे बताओ, कभी भी अगर मैं बोलूँ कि आपको रिएक्शन का कॉन्स्टेंट लिखना है, ध्यान से सुनना, वो आपसे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मांग रहा है, रेट कांस्टेंट नहीं मांग रहा है बच्चों. क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी. क्या मांग रहा है? इक्विलिब्रियम केसी. केसी और केपी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ पिछले इसमें भी. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते भी बोला था, इलेक्ट्रो पढ़ाते भी बोला था. केसी केपी या क्यूसी क्यूपी भी बोलते हैं, है ना? याद होगा. तो केसी या केपी बेसिकली क्या है आप बताओ. मैंने आपको इन जनरल सिंपल भाषा में बोला था कि भाई ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है. ये याद आ रहा है क्या किसी को या सबको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जरा बता दो आंसर क्या आएगा, बोलो। सो देयरफॉर यहां पर Kc विल बी इक्वल टू Z का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एंड रेज टू व्हाट, रेज टू देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नॉन्स इक्वेशन कराते वक्त भी ये बोला था, याद होगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ गए क्या? बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगले सवाल पे चले। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, नॉर्मल है। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। फॉर अ हाइपोथेटिकल, अरे हाइपोथेटिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना आपको, हाइपोथेटिकल है ना, काल्पनिक रिएक्शन पढ़ा रहा है, बताओ यार। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए इज बिकमिंग बी, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज 0.25 पर सेकेंड। अब यहां पर एक हिंट है, यहां पर एक हिंट है। हिंट क्या है बता सकते हैं आप? व्हेन, सुनो यहां पे ध्यान से। अब ये जो छोटी छोटी मैं बातें लिखता हूं, यही आपको दिमाग में रखनी, यही आपकी हेल्प करेंगी जल्दी सॉल्व करने में। व्हेन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या बोला मैंने? व्हेन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is given as टाइम इनवर्स। क्या यहां पे टाइम इनवर्स दिया है क्या? सेकेंड इनवर्स दिया ना, चेक करो ना, दिया है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। When unit of rate constant is given as time inverse, दिया है कि टाइम इनवर्स? बोलो yes or no गधों। yes, तो वो बोल रहा है ये, तो आपको ये मान लेना है, आपको ये मान लेना है कैसा, कि वो कैसा है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर उस ये सेंटेंस का इस क्वेश्चन में क्या रेलेवेंस है? इस क्वेश्चन में ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट इन जनरल ये हिंट आपको बहुत ही काम का हिंट है, समझे क्या? इन जनरल आगे बहुत सारा काम आने वाला है, इस क्वेश्चन में ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट दिखा तो मैंने बता दिया। अच्छा, वो बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन आधी हुई है और के की वैल्यू 0.25 है, तो एक मिनट के, अच्छा ओके, वो के की वैल्यू आपको पूछ रहा है और बोल रहा है कि आपका जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है उसको आधा कर दिया गया, यही पूछ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पर क्या याद रखना है? फंडा, ठीक है, फंडा ये है बॉस कि वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या? वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा के बदल जाएगा क्या? अरे के का नाम क्या है बताओ? के का नाम क्या है? रेट, नाम ही कांस्टेंट है। अगर वो बदलते रहता तो उसका नाम कांस्टेंट रखते हम? नहीं ना। तो आंसर क्या होगा बोलो? 35 का ऑप्शन ए, सिंपल। 0.25 था, वो 0.25 ही रहेगा। रेट बदलेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा, समझे क्या? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है, तो सुनो, रेट इज के इंटू दिस, समझा है ना? वो बोल रहा है कि तुमने ए को a/2 कर दिया, ये क्लियर हुआ क्या? तो रेट भी रेट बाय 2 हो जाएगा, लेकिन के तो के ही रहेगा। अभी क्लियर हुआ? अभी कोई टेंशन नहीं, बरोबर। आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 देखेंगे। चलिए आइए देखिएगा, बताइए। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose concentration changes during a chemical change is its, ओहो अच्छा सवाल। The number of atoms or molecules whose concentration changes during a chemical reaction is its। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्यों बढ़िया सवाल? क्योंकि ये जो
सेंटेंस दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर को। अब आप बोलोगे कि सर ऑर्डर तो हमारी बुक में तो अलग डिफाइन किया गया है। आपको याद है आपकी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों? याद है किसी को? x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो ये x प्लस वाई को आपकी स्टेट बुक में डिफाइन कैसे किया गया है? ऑर्डर इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स टू विच द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर रेज्ड, ऐसा लिखा है ना। मतलब वो तो लिटरल मीनिंग है, उसको बस एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में, है कि नहीं? बट उसका मतलब जरा समझना। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब समझना। आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूं थियरी में। आपने SN1 SN2 का नाम सबने सुना है, मैंने ही पढ़ाया था। जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो याद होगा। हैलोजन डेरिवेटिव में मैंने SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म ये पढ़ा है, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर में। मैंने SN1 को फर्स्ट ऑर्डर, SN2 को सेकंड ऑर्डर बोला था, ये याद है। और उस वक्त मैंने ये बात क्लियर की थी, अगर याद नहीं तो फिर से सीख लेना कि SN1 को 1 क्यों बोला था और SN2 को 2 क्यों बोला था। जब दो रिएक्टेंट में से एक ही डिसाइड कर रहा है रेट को, समझो बात को, मैंने क्या बोला फिर से सुनो। अगर A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स क्या है कितने वो भाड़ में गया, मेरे को उससे मतलब नहीं। ध्यान से सुनना। अगर A अकेला डिसाइड कर रहा है तो तुम्हारा ऑर्डर कितना है बोलो? अगर A अकेला डिसाइड कर रहा है कि रेट कितना होगा तो ऑर्डर कितना है? 1। अगर A और B मिलके डिसाइड कर रहे तो ऑर्डर कितना होगा? 2। सिंपल लॉजिकल बात समझ में आई? आप बोलोगे ठीक है। तो अब उस सेंटेंस को पढ़ो। अब देखो आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या? द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हुज कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। भाई एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो ऑर्डर 1 है, 2 की चेंज होगी तो 2 है, 3 की चेंज होगी तो 3 है। बात समझ में आई क्या? यस और नो? तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्यों बढ़िया सवाल है? क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना है, रटने वाला काम जिन्होंने रटा मारा है उनको नहीं आएगा ये। जिन्होंने ऑर्डर का मतलब समझ लिया है उनको आ जाएगा। क्लियर? बढ़िया। अच्छा, अगला सवाल 45 बताइए। फॉर द गैसियस रिएक्शन 2A plus B gives C plus D, rate is given by K into A into B। ये कौन सा लॉ है पहले ये बताना मुझे। ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, डिफरेंशियल है कि इंटीग्रेटेड है? पहले वो तो पहचानने आना चाहिए। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन दिख रहा है, रेट इज इक्वल टू K इंटू समथिंग इंटू समथिंग। अच्छा, A रेस टू समथिंग, B रेस टू समथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं मतलब अज्यूम करूं 1। यस, तो ऐसा है मेरा ओरिजिनल इक्वेशन। आप देखोगे तो ये चैप्टर बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन में आपको वो लोग ऑर्डर वगैरह या रेट का इक्वेशन वगैरह खुद ही लिख के दे देते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस है नहीं बच्चों। अच्छा, वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट कंटेन्स द मिक्सचर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। रिड्यूस्ड टू 1/4। अब जब तुम्हारी वॉल्यूम को 1/4 कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना बढ़ जाएगी। बोलो हाँ है ना? वॉल्यूम बिकम्स 1/4। अच्छा, क्यों ऐसा? कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4 गुना हो गई। अच्छा, दोनों की वॉल्यूम 4 गुना हुई कि एक की हुई? दोनों की हुई ना भाई, क्योंकि मिक्सचर है। ए और बी दोनों गैस है ना, तो दोनों की 4 गुना हुई कि नहीं हुई? तो 4A और 4B, समझ गए क्या? दोनों की 4 गुना हो गई। 4 इंटू 4 कितनी हुई बच्चा? 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। बोलो हाँ या ना? यस। तो आंसर कितना हुआ बोलो? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। यस, इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक इट इज वेरी वेरी सिंपल। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के सबको बहुत परेशान करता है। अच्छा, अगर आप जेई का पेपर दे रहे हो तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सीईटी पे उतने नहीं आते, बट ऑफ कोर्स हम लोग ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, दोनों एग्जाम के लिए काम के ही हैं। ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन विद व्हाट काइंड ऑफ स्लोप एंड हाउ मच इज द इंटरसेप्ट। सवाल पहले समझ में आया क्या बताना?
क्या बोल रहा है वो, सवाल क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया है किसका, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहले एक लॉजिकल चीज मुझे बताना बच्चों, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस या डिक्रीजेस विद टाइम, बोलो। विद टाइम क्या हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है कि बढ़ती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस डायरेक्टली मींस दैट स्लोप विल बी नेगेटिव। अरे कॉमन सेंस, लाइन नीचे जा रही है ना गधों, जब डिक्रीज हो रहा है, तुमने एक सर्टेन क्वांटिटी से चालू किया, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो लाइन नीचे जा रही, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, इडियट्स, क्या आएगा, नेगेटिव, समझा, नेगेटिव आएगा। मतलब ऑप्शन बॉम्बे या दिल्ली, बी और डी में से आंसर है, समझे कि नहीं समझे, यस। अब मुझे ये बताओ कि इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो, इंटरसेप्ट क्या होगा उसका, पहले इंटरसेप्ट का मतलब समझाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंटरसेप्ट का मतलब ही नहीं समझता। आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, चेक कर लेना, आंसर होना चाहिए डी। क्यों, जरा ग्राफ बना के देख लो यार, ग्राफ बना के दिखाता हूं। चलो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है बच्चों, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तुमको एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करने बोला उसने, टाइम के अगेंस्ट तुम प्लॉट करो। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करने बोला, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया क्या, ये स्लोप जो है, ये लाइन ऐसे नीचे जा रही है, बोलो हाँ या ना, तो स्लोप तो नेगेटिव है। स्लोप कैसा नेगेटिव, अच्छा बाय द वे स्लोप क्या है बोल सकते हो, क्या मैं बोलूं, स्लोप इज माइनस के, बोलो हाँ या ना, स्लोप इज माइनस के। अरे यस और नो, इस तरह से। और वाई एक्सिस पे तुमने ये प्लॉट किया, और ये पार्ट, ये जो ये लाइन ने जहां पे इसको कट किया, ये इतना हिस्सा, ये क्या है तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये तुम्हारा ए नॉट। तो ए नॉट एक सर्टेन क्वांटिटी है कि नहीं है, यू स्टार्ट विद द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स ना, तो इट मींस इट इज अ नॉन जीरो इंटरसेप्ट। समझ गए क्या, यस। तो नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी। जीरो इंटरसेप्ट का मतलब क्या, तुम जीरो रिएक्टेंट से चालू कर रहे हो क्या, पागल हो क्या, कैसे कर सकते हो जीरो रिएक्टेंट से चालू यार, समझ गए, ठीक है। तो पीछे आंसर गलत दिया है, सिर्फ छाप के आओगे ना, अगर तुम में से ऐसे कुछ है, कोई है जो बस वो बुक में से बस आंसर की देख के छाप रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। सीखो समझो अच्छे से, इसलिए मेहनत करके ड्रॉ करके लिख के समझा रहा हूं, ठीक है। रट्टा मत मारो, छापो मत। चलो यहां देखो 55, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, A+2B गिव्स प्रोडक्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी। बहुत इजी, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, रिएक्शन देख के बता सकते हो क्या, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, बट मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख कर बता सकते हो, यस। तो कितना आएगा मॉलिक्यूलरिटी, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ए का एक मॉलिक्यूल और बी का 2 मॉलिक्यूल, यानी टोटल 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, समझा क्या, यस। तो आंसर आएगा 55 का दिल्ली, यानी कि डी। इजी सो फार, एवरीबॉडी विद मी, कोई लॉस्ट फील तो नहीं कर रहा है। मैं बार बार ये बात आप लोगों को याद दिला रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, एनकरेज कर रहा हूं, डांट रहा हूं, जो मानना है मान लो। मैं एवरी 5th क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी सिंगल टाइप। हाँ, मैं ऐसा जरूर नहीं कि 50 कर रहा हूं, मैं बीच बीच में भी करता हूं, आपने देखा भी है, जो मुझे लगता है कि हाँ आपके लिए ये क्वेश्चन सही है, ये आना चाहिए। बट अगर मैं बीच में 2-4 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हो, तो आप सीईटी क्रैक करना या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस या प्रोफेशनल कॉलेज के एंट्रेंस क्रैक करना डिजर्व नहीं करते हो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ बच्चों, अपने आप से उतनी ऑनेस्टी दिखाओ कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरे को कोई हक नहीं है ये सवाल बाद में करने का कि नहीं फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर आप लोग जो पूछते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, पूछो अरे सर मेरा क्यों नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तू पढ़ता नहीं था भाई, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, 2.5 महीने हैं, आराम से सीईटी को सुधर जाओ। बार बार रिमाइंड करता हूँ,
मैं सॉल्व करा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप खुद से नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आई नो अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं हाँ ठीक है, हाँ देख लिया, हो गया सर बता दिया, डन। वैसे आपका कुछ नहीं होने वाला। लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू। आई होप दैट मैसेज इज रीचिंग अक्रॉस टू योर, इट्स गोइंग इनटू योर हेड। यस, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू फील ओवरवेल्म्ड और बॉक डाउन। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको ये सवाल करने का हक नहीं है कि मुझे क्यों नहीं आया, मुझे मार्क्स क्यों नहीं आए, मुझे सीट क्यों नहीं मिली। फिर आप अपने आप को जवाब दोगे, क्योंकि हम निकल जाएंगे, हमारे पास नए स्टूडेंट आ जाएंगे, आप चले जाओगे, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ने वाला। लाइफ आपकी है, करियर आपका है, ठीक है। भाषण ज्यादा नहीं दूंगा, वापस आ जाते। चलो, इफ ए इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के इज रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। मैंने क्या बोला बार बार आपको कि इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर मेंशन्ड खुद से वो करके देंगे, बरोबर है, बोला मैंने, आप देख सकते हो क्या दिया है, जीरो ऑर्डर। द टाइम फॉर रिएक्शन टू गो टू कंप्लीशन विल बी। अभी रिएक्शन को पूरा का पूरा कंप्लीशन पे जाना है। कंप्लीशन पे जाना है मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कंप्लीशन पे जाना है मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, कुछ बची ही नहीं, खत्म हो गई, सही है। ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था बताओ, फॉर्मूला क्या बोला था, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाय टी। सही बोल रहा हूं, आपको सवाल क्या पूछा है उसने, टी पूछा है, और ए नॉट की जगह क्या दिया, पढ़ो जरा सवाल को, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट की जगह क्या दिया बेटा, ए, है ना। और फाइनल कितना बचा, जब रिएक्शन कंप्लीशन हो चुका तो फाइनल बचा जीरो। समझ गए क्या बोल रहा हूं, बाय के। क्या किया मैंने, के को मैं इधर लेके गया, टी को इधर लेके गया। अरे समझे कि नहीं समझे, तो आंसर क्या आ गया बोलो, टी इज इक्वल टू ए बाय के। क्या आया आंसर, बोलिए बच्चों, बॉम्बे। इजी, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। जो मैंने क्या बोला, मैंने आपको स्टार्टिंग में गिन के 4 फॉर्मूले लगाए। अभी तक आप देखो मैंने सारे क्वेश्चन या तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लॉजिक, या तो डायरेक्ट उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व किए, कुछ नया आया नहीं अभी तक, चेक कर लो, देख सकते हो, है कि नहीं। अगला सवाल बताइए, 2a plus b gives d plus e, involves the mechanism a to b fast, b to c slow and a plus c gives d plus e। आंसर इजी है, समझ गए होगे। क्वेश्चन सवाल पूछने के पहले ही आप समझ गए होगे कि वो सवाल में क्या पूछने वाला है, कौन से वाले स्टेप का रेलेवेंस है, बताइए बच्चों। स्लो वाले स्टेप का रेलेवेंस है, क्योंकि स्लो वाला ही रेट डिटरमाइन करेगा। सही बोल रहा हूं, यस। तो रेट क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप क्या था, B बिकम्स C, स्लो स्टेप क्या था, B बिकम्स C, और B आपका रिएक्टेंट था, तो वो K इंटू B अकेला। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, पूछो क्यों, क्योंकि उसमें A है, गलत। ऑप्शन सी में A है, गलत। ऑप्शन डी में A है, गलत। एक ही ऑप्शन है जिसमें B अकेला है, कौन सा, ऑप्शन B। B में अकेला है, सही है। तो आंसर है ऑप्शन बॉम्बे, बी। समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। इस क्वेश्चन में कैच क्या था, स्लो स्टेप। कैच क्या था, स्लो स्टेप। बाउंसर तो नहीं जा रहा, आपसे खुद से लॉजिक से बन रहे सवाल बच्चों, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल 70। चलो क्या बोलता है, फॉर अ गिवन रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें हाफ लाइफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना गया, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये उसका सवाल है, ये उसका सवाल है। अच्छा सवाल है, समझना। पहले वो क्या पूछ रहा है जरा समझ लो। टी हाफ वॉज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, समझा। टी हाफ वॉज, यही लिखा है ना उसने कि भाई हाफ लाइफ वॉज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, तो मुझे बताओ कि टी हाफ के 2 इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा, एक जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का, और वही आएंगे, मैंने आपको बोल दिया। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था बोलो, 0.693 बाय के।
इस पूरे इक्वेशन में कहीं ए नॉट आया? कोई लेना देना ही नहीं है उसका ए नॉट से, है ना। लेकिन अगर जीरो ऑर्डर का मैं लिखता तो क्या होता? फॉर्मूला बचाओ बच्चों, ए नॉट बाई 2k। आगे आंसर आया ए नॉट, आंसर क्या आया बोलो? ऑप्शन ए, इजी। अगर तुमने बेसिक फॉर्मूले जो मैंने बताए वही मैं बोल रहा हूं ना, 4 फॉर्मूले कर लो, अब किसी का बाप तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा यार। और तुम अगर 4 फॉर्मूले नहीं कर सकते तो फिर वैसे भी तुम लायक नहीं हो यार सीईटी क्रैक करने के, ठीक है। कड़वा सच है बट है सच है, ठीक है। If A is the concentration of if A square bracket A is the concentration of reactant at any time t and A naught is initial, अच्छा मतलब AT and T दिया हुआ है, then for the first order the rate, अरे तो क्या डायरेक्टली रेट लॉ इक्वेशन पूछा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला पूछा है, बताओ कौन सा वाला सही है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चारों ऑप्शन दिखने चाहिए। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं क्या स्क्रीन पे? वो कपिल शर्मा में आता है ना वो मोटू, वो कैसे चिल्ला के बोलता है स्क्रीन पे, वैसे दिख रहे क्या स्क्रीन पे? बरोबर है। ये क्या आएगा आंसर बोलो 75 का? आंसर बॉम्बे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ओरिजिनली क्या था? k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी, और ये टी को इधर लेके गए, सही है। केटी जो तुमको कॉलेज में लगेगी, केटी पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है। असली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 80, क्वेश्चन नंबर 80। जूम कर देता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस। द व्हिच ऑर्डर रिएक्शन ओबेज द एक्सप्रेशन t half is 1 by k dot a? What is small a? Small a is the representation of initial concentration. अच्छा ये भी एक नोट कर लेना जरा, ये नोट कर लेना, ये मिस आउट ना हो जाए आपसे पॉइंट। नोट a naught और small a is the word for initial concentration, ठीक है। and at और a minus x is the word for फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो स्मॉल a दिया रहेगा तो इनिशियल मान लेना, a माइनस एक्स दिया रहेगा तो क्या मान लेंगे बच्चों? फाइनल। यहां पे क्या दिया है? स्मॉल a। तो आंसर इजी है, बता दो। t half is equal to 1 by k into a ना। a क्या था? a नॉट बाई k। अब कौन सा है जो a नॉट बाई k को ये मानता है, क्या बोलते हैं? अच्छा नीचे, सॉरी डिनोमिनेटर में दिया है ना, डिनोमिनेटर में दिया है। हाँ, a नॉट बाई 2k होता तो आप बोलते 0, a नॉट बाई 2k होता तो क्या होता? 0। 0.693 बाई k होता तो क्या होता? फर्स्ट ऑर्डर, है ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ जेई के लिए लिख के रख देना। ये वाला सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके लिए है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर सीईटी के सिलेबस में, स्टेट बोर्ड की बुक में है ही नहीं, सेकंड ऑर्डर का मेंशन ही नहीं, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है। वैसे डिराइव करना है तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट टाइम वेस्ट मत करो। जब सिलेबस में नहीं तो बात क्यों करनी खाली फोकट। हाँ, जेई वाले जिनको जेई करना है वो याद कर लो, ठीक है। चाहिए तो डेरिवेशन फिर बाद में मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। अगर जानने की उत्सुकता है, कौतूहल है तुम्हारे मन में, क्यूरियोसिटी, तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। 81 वाला बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, फ्रीक्वेंटली आता है ये टाइप, फिजिक्स में भी देखा होगा ये क्वेश्चन ऐसा। इजी है और इसको करने की ट्रिक है। क्या बोलता है? आयोडीन की हाफ लाइफ 25 मिनट है, 50 मिनट के बाद कितना बचेगा? कितना बचेगा 50 मिनट के बाद बच्चों? 1/4 ऑफ कोर्स, है ना। समझो तुमने इनिशियली x ग्राम लिया था, तो आफ्टर एक हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ के बाद, मतलब ऐसा बोलो 25 मिनट के बाद, समझे क्या? 25 मिनट्स के बाद क्या बचा? तो ये ऐसे बोल दूं कि टाइम स्टार्ट में तुमने क्वांटिटी ली थी x, 25 मिनट के बाद हाफ x बची, 50 मिनट के बाद क्या बची बच्चों? उसका भी हाफ, यानी कि 1/4 x। समझ गए क्या?
तो आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। ये टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है और आएगा बहुत फ्रीक्वेंट। और करने की ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाना, लॉजिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ काउंट कर लेना, आंसर आ जाएगा, हाफ करते जाना। समझो वो बोलता 100 मिनट, तो आप क्या बोलते? 100 मिनट होता तो क्या बोलते? अब कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, 100 मिनट्स होता तो आंसर 1/16। जो 1/8 बोल रहा है देखो गधापना किया ना, किसी ने 1/8 तो जरूर सोचा। 75 मिनट्स बाद 1/8 होगा और 100 मिनट्स बाद 1/16 होगा। ठीक है, इसमें तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मत लगाओ, एक एक हाफ लाइफ को गिनो, समझे क्या? गड़बड़ मत करना। रेशियो ऑफ टाइम of 99.9% of the reaction to complete and half of the reaction to complete। सबसे अच्छा सवाल स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक अगर खोलोगे तो उसमें एमसीक्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे 99% दिया, 99.9 नहीं दिया। अगर आप चेक करोगे आपको मिलेगा। स्टेट बोर्ड की ही टेक्स्ट बुक में जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है टेक्स्ट बैक में, उसमें भी है ये सेम टू सेम क्वेश्चन। इनफैक्ट मतलब एक ही एक्सरसाइज में 2 बार रिपीट हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है। और यहां पर सीईटी लेवल के क्वेश्चंस में भी रिपीट हुआ है, तो समझ गए होगे कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समझ गए बच्चों? 5 स्टार करना है बड़ा आसान, है बड़ा आसान। क्या करना है? वो बोल रहा है 99.9% कंप्लीट हुआ। कितना कंप्लीट हुआ रिएक्शन? 99.9%। मतलब बचा कितना? कॉन्सेंट्रेशन बची कितनी बता दो? 0.1 बची कि 0.01 बची? 0.1 ऑफ कोर्स, 0.1। मैं कंफ्यूज करने के लिए पूछूंगा ताकि तुम सोचो हाँ 0.01, हाँ नहीं सही है 0.1। ठीक है, कितनी बची? 0.1%। कितनी बची? 0.1%। which means 80 was how many times of original, है ना? समझा? how many times of original, समझ में आया क्या? अच्छा, अब समझो, अगर मैं बोलूं तुम्हारा 80 0.1 टाइम्स ऑफ ए नॉट है, क्या है? 0.1% ऑफ ए नॉट, 0.1 टाइम्स नहीं, 0.1% ऑफ ए नॉट है। यहां तक क्लियर है? क्या बोला मैंने? तुम्हारा जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1% ऑफ ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन। सही लिखा कि गलत लिखा? तो मुझे बताओ A0/80 कितना आया बेटा? A0/80 कितना आया? 100/0.1 यानी 1000। समझ गया? क्लियर हो गया? आप बोलोगे सही है, एकदम बढ़िया। अच्छा, उसमें लगा दो, क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ वाले रिएक्शन में। अच्छा, हाफ लाइफ में क्या होता है A0/80? हाफ लाइफ में क्या होता है A0/80? इज A0/A0/2, तो 2 सही है ना? अब दोनों का रेशियो निकाल लो, दोनों के के लिख के दोनों का क्या निकाल लो? रेशियो, है कि नहीं? टी हाफ, क्योंकि देखो वो हाफ ऑफ रिएक्शन बोला है ना उसने, हाफ ऑफ रिएक्शन, इसलिए मैंने हाफ लाइफ लिया। समझ में आया? हाँ, और टी हाफ, अच्छा 99 वाला पहले, ठीक है। सो टी ऑफ 99.9, मतलब ऐसा लिख रहा हूं मैं, ध्यान से एकदम, मतलब ज्यादा डिटेल में लिख रहा हूं, समझ जाओ। इज के 2.303/k log ऑफ A0/80 क्या था? 1000। समझ गए? और यहां पर क्या आएगा? 2.303/k log ऑफ 2। समझ गए? क्लियर? ये कैंसिल 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 कैंसिल। log 1000 इज 3 एंड log 2 इज 0.3, तो कितना आएगा? समझा? log 1000 by log 2 इट इज 3/0.3010।
अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग 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 आता है, अप्रोक्सीमेटली 10। दैट इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल, समझे। अब जरा मुझे एक बात समझ के बताना, 99.9 की जगह अगर मैं सिर्फ 99 कर देता तो आंसर सेम आता क्या अलग आता? अलग आता ना, क्योंकि पूरा गेम इस परसेंटेज का है, गड़बड़ मत करना। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहां गया? ये तो इजी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्ट याद कर लो। वैसे मैंने कहा था कि इसको स्किप करना फॉर्मूले लिखते वक्त, बट एटलीस्ट ये बेसिक इतना एक नाम तो पता होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन है जो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन को बताता है? कौन सा है? आर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, अगर आप जेई के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, आर्हेनियस की स्पेलिंग वैसे यहां गलत दी हुई है। आर्हेनियस इक्वेशन शोज टेम्परेचर डिपेंडेंस, किसका? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, याद रखना, जरा आपको ये बता दूं, अगर आप जेई के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये एक सेंटेंस बता देता हूं, ये बहुत काम का सेंटेंस है, बाद में मेरे को थैंक यू बोलोगे, खास करके जेई लेवल क्वेश्चन में। सीट में भी काम आ जाएगा अगर उन्होंने उनका मन किया और उन्होंने आर्हेनियस पूछ लिया तुम्हारी बैंड बजाने के लिए तो। अच्छा, बाय द वे, हाँ एक चीज ये, आप में से बहुत लोगों ने पूछा सर सीईटी का पेपर डिफिकल्ट आएगा क्या, इजी आएगा क्या, कैसा आएगा? तो भाई तुमको जितना टाइम मिल रहा है, जितना तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, उतना चांसेस है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर निकालेंगे, क्योंकि सबको टाइम मिल रहा है पढ़ने का। अब तुम पढ़ रहे हो कि नहीं वो अलग बात, पता नहीं, बट जितना पोस्टपोन होता है उतना प्रोबेबिलिटी होती है कि वो धीरे धीरे डिफिकल्टी वो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अज्यूम कर रहे हैं कि भाई बच्चों ने बहुत तगड़ी पढ़ाई की है, बहुत टाइम मिला है। ठीक है, तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ेगा, इतना याद रखना कि अगर तुम मेहनत नहीं करो तो तुम्हारा पड़ोसी तो कर ही रहा है। आप लोग मोहम्मद अली का नाम सुने होंगे, बॉक्सर, सुना है ना, ग्रेटेस्ट, ऐसे कहते हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि यार आपको इतनी मोटिवेशन कैसे आती है, आप मतलब दिन रात प्रैक्टिस करते हो और आप कभी हारते नहीं हो। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उसने बोला व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई थिंक मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा, तो वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मुझे भी करनी चाहिए, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर दोपहर में मैं जब थक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा, हो सकता है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो फिर मैं और मोटिवेट होता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। शाम को मैं सोचता हूँ कि यार मेरा ओपोनेंट क्या कर रहा होगा, तो मैं सोचता हूँ यार वो पक्का अभी थक के सो गया होगा, तो मैं फिर से प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि जिस वक्त वो सो रहा है और मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, वही मेरे लिए जीतने का है, जीतने का मेरा मार्जिन है। क्योंकि सुबह और दोपहर में तो हम दोनों ने काम किया ना, मैंने एक्स्ट्रा क्या मेहनत की उससे ज्यादा, जब वो थक के सो गया तब मुझे काम करना है, समझ रहे हो? तो जब कोई नहीं पढ़ रहा है तब तुम पढ़ रहे हो क्या, ये तुमको अपने आप से सवाल करना है। तब तुम अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे टॉप मार्क्स आएंगे। ठीक है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं तुमको एनकरेज करने के लिए कि अभी भी बहुत टाइम है, तुम जीरो से शुरू करोगे, अभी भी तुम्हारे पास 80 दिन से ज्यादा, 80 डेज से ज्यादा, 80 दिन में अगर एक समझदार बच्चा हो, स्मार्ट वर्क करने वाला, तो पूरा सिलेबस 2 बार सॉल्व कर ले, बिना पलक झपकाए, बिना टेंशन लिए 2 बार सॉल्व कर लेगा। तो अभी भी हिम्मत मत हारो, बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो। ठीक है ना, तो पॉजिटिवली इसको करो। चलो, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, क्या बोलता है, नोट ध्यान से सुनना। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, कितना बच्चों, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ा, रेट बिकम्स डबल। रेट बिकम्स कितना? अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसमें ये सेंटेंस डायरेक्टली नहीं, बट एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और ये कई बार काम आता है। जैसे अगर वो बोले कि 40 डिग्री से, मतलब रेट था समझो 5 मोलार पर सेकेंड, ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर को 50 कर दिया, तो तुम डायरेक्टली तुरंत लॉजिक मार सकते हो कि अच्छा 5 मोलार था ना, अब वो 10 मोलार पर सेकेंड हो गया होगा। समझ गए क्या? क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया। और ऐसे क्वेश्चन आर्हेनियस के बनते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बॉम्बे ऑफ कोर्स। और ये नोट जो है ये ध्यान में रख लेना, ये आपको कुछ क्वेश्चंस में आगे काम आने के चांसेस है, खास करके हायर लेवल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों,
चलो 95 बता दो, ये तो बहुत इजी है यार। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच हैज रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस? आपको सिर्फ क्या करना है, x प्लस वाई को काउंट करके बताना है ना। 3/2 विच इज 1.5 माइनस 1 कितना आया, मतलब हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ, ऑप्शन में एक ही है हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ दिया ही नहीं। मैं होता तो मैं एक माइनस हाफ भी देता जस्ट टू सी कि कौन उसमें भी गोची कर रहा है ना। और ट्रस्ट में ऐसे लोग निकलेंगे जिनको ये भी नहीं आ रहा। क्या आया आंसर, प्लस हाफ यानी कि बॉम्बे। इजी, ऑर्डर का मतलब x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, चलो अभी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलो क्या बोलता है, कोलिजन थियरी इज सेटिस्फैक्टरी फॉर। कोलिजन थियरी क्या होता है पहले ये सीख लो, फैक्चुअल है, अंडरस्टैंडेबल है और कॉन्सेप्चुअल है। कोलिजन थियरी क्या बोलती है, तो भैया कोलिजन थियरी ये बोलती है कि तुम केमिकल काइनेटिक्स पर रिएक्शंस का रेट तो पढ़ रहे हो, ठीक है, बट वो किस बेसिस पे स्टडी कर रहे हो। तुम जब रेट को स्टडी कर रहे हो तो रेट को स्टडी करने का तुम्हारा बेसिस, तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर आधारित है, तो वो कोलिजन थियरी के ऊपर आधारित है। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं a प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो कौन मिल रहा है रिएक्शन करने के लिए, ए और बी मिल रहे हैं, समझे, कौन मिल रहा है, ए और बी मिल रहे हैं। तो ए और बी मिल रहे हैं मतलब आके क्या एक दूसरे को मिल रहे, गले मिल रहे, पप्पी कर रहे हैं, नहीं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से, दे आर स्मैशिंग इनटू ईच अदर, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, समझे, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, है ना। और जब वो कोलाइड होंगे तो वो कितनी तेजी से यानी कितनी एनर्जी से कोलाइड होंगे और किस डायरेक्शन में कोलाइड होंगे, ऐसे आके टकरा रहा है, साइड से आके टकरा रहा है, पीछे से आके टकरा रहा है, नीचे से आके टकरा रहा है, ये समझो, ये ए है और बी इसको आके ऐसे कोलाइड कर रहा है, समझ रहे हो क्या, इसको आप बोलते हो कोलिजन थियरी। मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस डायरेक्शन से आया और कितनी तेजी से आया, समझे क्या, इजी है, समझ में आ रहा है। पूल खेला होगा सबने, कैरम खेला होगा, यू नो डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड मैटर्स, यस, है ना। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला आपको कि ये कोलिजन थियरी, मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया, ए और बी यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल से आके टकराएंगे तब ये इफेक्टिवली काम करेगा, यस और नो। तो आंसर बताइए ऑप्शन क्वेश्चन 100 का बच्चों, कोलिजन थियरी सेटिस्फैक्टरी फॉर विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूनिमॉलिक्यूलर, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर या जीरो ऑर्डर, बताइए किसके लिए रहेगा अच्छा। ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रहेंगे तो इफेक्टिवली कोलिजन अच्छे से सैटिस्फैक्टरीली हो पाएगा, करेक्ट। तो बायमॉलिक्यूलर यानी कि टू मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन। मोस्ट ऑफ द केसेस में दो मॉलिक्यूल्स जब रहेंगे may give, in most cases, not in all, not compulsorily, but in most cases would give effective collision। समझ में आया क्या, yes, ठीक है। तो हमने 100 क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड जो क्वेश्चन हम लोग हर बार करते हैं वैसे सॉल्व किए। आई वॉन्ट यू टू टुडे इटसेल्फ 1 to 100 का पूरा जो भी बीच का क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करो, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, देन विल कंटिन्यू दिस।